हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। पिछले वाले वीडियो में हमने देखा था एंशिएंट बिहार, मीडिएवल बिहार और इसके साथ साथ सामान्य जानकारी देखा था। आज इस वीडियो में मॉडर्न बिहार को देखने वाले हैं। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। इसमें टॉपिक में पहले बता देती हूँ, यूरोपीय कंपनियों का प्रवेश, जनजातीय विद्रोह, 1857 की क्रांति और बिहार, राष्ट्रीय आंदोलन और बिहार, पृथक बिहार का गठन, यह सब टॉपिक रहने वाला है। सबसे पहला टॉपिक यूरोपीय कंपनियों का प्रवेश। आप लोगों को पता होगा कि भारत में सबसे पहले यूरोपीय कंपनी कौन आया था। तो भारत में ही प्रथम यूरोपीय कंपनी पुर्तगाली ही आया था। और बिहार में ही कौन आया था सबसे पहले, तो पुर्तगाली ही, जो हुगली से पटना नाव के द्वारा व्यापार करता था और पटना से सोरा, सूती वस्त्र, चीनी मिट्टी के बर्तन, मसाले आदि का व्यापार करता था। क्लियर। नेक्स्ट है 1632 ईस्वी में पटना में डचों ने अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया। डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री बिहार में कहाँ स्थापित की, तो 1632 ईस्वी में। कहाँ, तो यह पटना में। वर्तमान में पटना कॉलेज की यह उत्तरी इमारत है। क्लियर। नेक्स्ट है अंग्रेजों ने 1620 ईस्वी में पटना के आलमगंज में अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया, लेकिन 1621 ईस्वी में 1620 ईस्वी में आलमगंज में अंग्रेजों ने अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किया, जबकि 1621 ईस्वी में इसे बंद करना पड़ा। उन्हें व्यापारिक केंद्र स्थापित करने में वास्तविक सफलता कब मिली, तो अंग्रेजों को वास्तविक सफलता 1651 ईस्वी में मिली। नेक्स्ट है अंग्रेज यात्री पीटर मुंडी 1632 ईस्वी में बिहार आया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट, पीटर मुंडी बिहार कब आया था, तो 1632 ईस्वी में। किसके समय, तो शेरशाह नहीं, शाहजहां के समय। शाहजहां के समकालीन था, तो शाहजहां के समय में ही 1632 ईस्वी में कौन आया था, तो यह आया था पीटर मुंडी। उसने यहाँ व्यापार की संभावनाएं देखी तथा डच कंपनी को व्यापार करते हुए देखा। आगे है अंग्रेजी कंपनी की फैक्ट्री वर्तमान में गुलजारबाग पटना स्थित गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस एवं सर्वे कार्यालय है। अंग्रेज कंपनी की जो फैक्ट्री है वर्तमान में गुलजारबाग पटना स्थित गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस एवं सर्वे कार्यालय है। आज भी जाकर के गुलजारबाग में देख सकते हैं। डेनिश कंपनी ने 1774 ईस्वी में पटना सिटी के नेपाली कोठी के समीप अपनी फैक्ट्री स्थापित की। डेनिश कंपनी अपनी पहली फैक्ट्री कब स्थापित की, तो 1774 ईस्वी में। कहाँ, तो पटना सिटी के नेपाली कोठी के समीप। आगे बढ़ते हैं। मुगल शासक फर्रुखसियर ने 1717 ईस्वी में अंग्रेजों को भारत में कहीं भी व्यापार करने एवं सिक्का प्रयोग करने की मान्यता दी। इस घोषणा को ही क्या कहा जाता है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। किसे कहा जाता है, तो फर्रुखसियर के द्वारा 1717 ईस्वी में अंग्रेजों को भारत में कहीं भी व्यापार करने एवं सिक्का प्रयोग करने की मान्यता दे दी। इसी घोषणा को क्या कहा जाता है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्लियर। बंगाल, बिहार एवं अंग्रेज। चलिए अब इसे भी देखते हैं। अंग्रेजी कंपनी को 1717 ईस्वी में व्यापारिक अधिकार प्राप्त हो गया था। दूसरी ओर बंगाल के नवाब कौन थे, अलीवर्दी खां। बंगाल के नवाब कौन थे, तो अलीवर्दी खां। पहले नवाब कौन थे, तो मुर्शिद कुली खां थे। मुर्शिद कुली खां पहले बंगाल के नवाब थे। बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां मुगलों से हटकर स्वतंत्र सत्ता चला रहे थे, अतः व्यापारिक हितों के लिए संघर्ष स्वाभाविक था। इधर बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां थे, उधर अंग्रेज था, इसलिए संघर्ष अब जारी हो गया। अलीवर्दी खां ने ही अंग्रेजों की तुलना मधुमक्खी की छत्तों से किया था कि जब तक इस मधुमक्खी की छत्तों को नहीं छेड़ोगे तब तक यह मध देगी। अगर इसे छेड़ दोगे छत्ते को तो काट काट करके मार डालेगी। यह किसने कहा था, तो अलीवर्दी खां ने। ध्यान रखिएगा। 1756 ईस्वी में अलीवर्दी खां की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद इसका नाती सिराजुद्दौला बिहार नहीं, बंगाल का नवाब बनता है। ध्यान रखिएगा, बिहार, बंगाल, उड़ीसा सब एक ही था। तो बंगाल का नवाब कौन बनता है, तो सिराजुद्दौला। 23 जून 1757, डेट याद रखिएगा, 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध लड़ा जाता है। किसके बीच, तो सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के साथ। अंग्रेजों के नेतृत्व कौन कर रहे थे, तो रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला को पराजित कर दिया। यह एक षड्यंत्रकारी लड़ाई था, जिसमें सिराजुद्दौला का जो भी विश्वासी लोग जो थे, यह सब के सब अंग्रेजों से मिले हुए थे। चाहे वो घसीटी बेगम हो, मीर जाफर हो, यह सब अंग्रेजों से
मिले हुए थे। इस कारण से यह छल कपट वाला युद्ध था और सिराजुद्दौला की हार का सामना करना पड़ा था। क्लियर। नेक्स्ट है, उसके बाद मीर जाफर को कठपुतली नवाब बनाया गया। मीर जाफर सिराजुद्दौला का सेनापति था। रॉबर्ट क्लाइव ने इसे बहला फुसला करके अपने ओर शामिल कर लिया था प्लासी के युद्ध में और इसे बंगाल का नवाब बनाए जाने की बात कही थी। इस कारण से ही मीर जाफर रॉबर्ट क्लाइव की तरफ शामिल हो गया था और सिराजुद्दौला को धोखा दे रहा था। सिराजुद्दौला की मृत्यु के बाद मीर जाफर बंगाल का नवाब बनता है और यह कठपुतली नवाब बनता है। अंग्रेजों का यह कठपुतली नवाब बनता है। 1760 ईस्वी में मीर जाफर की जगह उसके दामाद मीर कासिम को नवाब बनाया गया। मीर कासिम किसका दामाद था? तो मीर जाफर का। मीर कासिम ने अंग्रेजों के हस्तक्षेप को कम करने के उद्देश्य से अपनी राजधानी मुंगेर स्थापित कर दिया। यह क्वेश्चन आता है कि मुंगेर को राजधानी किसने बनाया था? तो मीर कासिम ने। किस कारण से? तो अंग्रेजों के हस्तक्षेप को कम करने के उद्देश्य से स्थानीय व्यापारियों पर से करों को समाप्त कर दिया। इससे ब्रिटिश व्यापारियों को परेशानी होने लगी। अंग्रेजों ने 1763 ईस्वी में मीर कासिम को हटा करके फिर मीर जाफर को नवाब बना दिया। 1763 में मीर कासिम भागकर पटना आ गया। पटना में उसने अंग्रेजी फैक्ट्री पर अधिकार कर लिया। इसके बाद वह अवध के नवाब शुजा-उद-दौला मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से मिला। अवध के नवाब कौन थे? तो शुजा-उद-दौला। और मुगल बादशाह कौन थे? तो शाह आलम द्वितीय से मिल करके अब बक्सर के युद्ध की तैयारी करता है। तीनों की संयुक्त सेना हो जाती है। एक तरफ मीर कासिम, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और मुगल शासक शाह आलम द्वितीय एक गुट में हो जाते हैं, जिसे त्रिगुट भी कहा जाता है। और एक तरफ अंग्रेज थे। तीनों की संयुक्त सेना एवं अंग्रेज का नेतृत्व कौन करा था? हेक्टर मुनरो करा था। के बीच में 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर का युद्ध हुआ था। इस युद्ध में संयुक्त सेना की हार हुई थी। तीनों की हार हो गई थी, चाहे वो मीर कासिम हो, शुजा-उद-दौला हो या फिर शाह आलम द्वितीय हो। तीनों के तीनों का हार हो गया था। उसके बाद बक्सर का युद्ध के बाद 2 संधि होता है। इलाहाबाद की 2 संधि, एक होता है 12 अगस्त 1765 को और एक संधि होता है 16 अगस्त 1765 को। अब यहाँ पे देखते हैं 12 अगस्त 1765 ईस्वी को इलाहाबाद की संधि के तहत मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को 26 लाख रुपए वार्षिक के बदले ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी अधिकार देना पड़ा। लगान वसूलने का अधिकार किसे देना पड़ेगा? तो यह ईस्ट इंडिया कंपनी को। कितने लाख रुपए में? तो 26 लाख वार्षिक रुपए में। क्लियर। नेक्स्ट है 1766 ईस्वी में पटना स्थित अंग्रेजी फैक्ट्री के मुख्य अधिकारी ब्रिडलटन को राजा धीरज नारायण और राजा सिताब राय के साथ एक प्रशासनिक मंडली का सदस्य बनाया गया। 1767 ईस्वी में धीरज नारायण को हटाकर सिताब राय को कंपनी द्वारा नायब दीवान बनाया गया। नेक्स्ट है 1770 में बंगाल बिहार के क्षेत्र में भीषण अकाल पड़ा। कब? 1770 ईस्वी में बंगाल बिहार के क्षेत्र में भीषण अकाल पड़ा। पटना, भागलपुर, दरभंगा, पूर्णिया में अकाल का प्रकोप भयंकर था। कहाँ कहाँ? तो पटना, भागलपुर, दरभंगा और पूर्णिया में अकाल का प्रकोप सर्वाधिक था। 1783 ईस्वी में बिहार में पुनः अकाल पड़ा। जांच अधिकारी जॉन शोर ने एक अन्नागार के निर्माण का सुझाव दिया। किसने? तो जॉन शोर ने। उसके सुझाव पर 1784 ईस्वी में पटना में ब्रिटिश इंजीनियर जॉन गास्टिन द्वारा गोल घर का निर्माण कराया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट, गोल घर का निर्माण कब कराया गया? तो 1784 ईस्वी में ब्रिटिश इंजीनियर जॉन गास्टिन के द्वारा। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। किसके समय से बात हो रही है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस इस समय वायसराय था। लॉर्ड कॉर्नवालिस इस समय वायसराय नहीं कह सकते हैं, उस समय बंगाल का गवर्नर था, बंगाल का गवर्नर जनरल था। नेक्स्ट है जनजातीय विद्रोह। जनजातीय क्षेत्रों में अंग्रेजों के बढ़ते राजनीतिक, आर्थिक एवं धार्मिक हस्तक्षेप के कारण कई जनजातीय विद्रोह हुए। विद्रोह का प्रमुख जनजातीय विद्रोह निम्नलिखित है। बिहार के प्रमुख जनजातीय विद्रोह निम्नलिखित हैं। पहला है तमाड़ विद्रोह। तमाड़ विद्रोह कब हुआ था? तो 1789 से 94 के बीच। कहाँ हुआ था? तो छोटा नागपुर में। तमाड़ विद्रोह कहाँ हुआ था? तो छोटा नागपुर क्षेत्र, जो भी वर्तमान में बिहार झारखंड के सीमा पे पड़ता है। सर्वाधिक जो छोटा नागपुर पठार का जो विस्तार है यह झारखंड में ही है। चेरो विद्रोह 1800 से 1802 के बीच पलामू में हुआ था। भूषण सिंह ने नेतृत्व किया था। हो विद्रोह 1820-21 सिंहभूम वाले क्षेत्र में हुआ था। कोल विद्रोह 1831-32 में छोटा नागपुर वाले क्षेत्र में बुद्धो भगत और जतरा भगत ने इसका नेतृत्व किया था। संथाल विद्रोह 1855-56 में संथाल परगना में हुआ था। सिंधु, कान्हू, चांद और भैरव चारों भाइयों ने नेतृत्व किया था। सरदारी विद्रोह
1858 से 95 तक चला था छोटा नागपुर और सिंहभूम वाले क्षेत्र में। मुंडा विद्रोह 1895 से 1900 के बीच छोटा नागपुर वाले क्षेत्र बिरसा मुंडा ने इसका नेतृत्व किया था। ताना भगत विद्रोह 1913 से 1913 से लेकर 1914 गुमला में यह हुआ था और जतरा भगत ने इसका नेतृत्व किया था। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। अब दिया गया है संथाल विद्रोह, उसी का डिटेल दिया गया है। 1857 ईस्वी की क्रांति से तुरंत पहले यह विद्रोह भागलपुर से राजमहल तक के क्षेत्र में हुआ था। संथाल विद्रोह कब हुआ है? तो 1855 से 56 ईस्वी में। कहाँ हुआ है? तो भागलपुर से राजमहल तक के क्षेत्र में हुआ है, जिसे क्या कहा जाता है? दामन ए कोह। दामन ए कोह किसे कहा जाता है? तो भागलपुर से राजमहल तक फैला हुआ जो क्षेत्र है उसे दामन ए कोह कहा जाता है। वही संथाल विद्रोह हुआ था। यह जनजातीय शोषण के विरुद्ध प्रथम सशक्त जनजातीय विद्रोह था। इस विद्रोह का कारण बाहरी लोगों द्वारा शोषण, मांझी व्यवस्था एवं परहा पंचायत व्यवस्था में परिवर्तन आदि था। मांझी व्यवस्था एवं परहा पंचायत आदि में परिवर्तन आदि था। इस विद्रोह का नेतृत्व सिंधु, कान्हू, चांद एवं भैरव ने किया था। यह विद्रोह असफल रहा, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1869 संथाल परगना एवं मांझी व्यवस्था को मान्यता दे दी गई। क्या क्या हुआ? संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1869 आया, संथाल परगना एवं मांझी व्यवस्था को मान्यता दे दी गई। क्लियर। अब नेक्स्ट है मुंडा विद्रोह। यह जनजातीय विद्रोह में सबसे सशक्त जनजातीय विद्रोह था। विद्रोह की व्यापकता के कारण इसे उलगुलान विद्रोह के रूप में भी जाना जाता है। विद्रोह की व्यापकता के कारण इसे उलगुलान विद्रोह के रूप में जाना जाता है। इस विद्रोह का कारण दीकुओं द्वारा, मतलब बाहरी लोगों को दीकू कहा जाता था, दीकुओं द्वारा शोषण, खुटकती व्यवस्था में परिवर्तन तथा धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप आदि था। इस विद्रोह का नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया था। उन्होंने आनंद पांडे से वैष्णव धर्म की शिक्षा प्राप्त की। यह भी क्वेश्चन आता है कि बिरसा मुंडा के गुरु का नाम क्या है? तो आनंद पांडे है। वैष्णव धर्म की इनसे शिक्षा ली थी। उन्होंने स्वयं को सिंह बोंगा का अवतार बताया था। किसने? तो बिरसा मुंडा ने। उन्होंने आचरण शुद्धता, आत्म सुधार एवं एकेश्वरवाद का उपदेश दिया। आचरण शुद्धता, आत्म सुधार एवं एकेश्वरवाद का उपदेश दिया था। अब आगे है। इस विद्रोह का तीव्र रूप 1899 में रहा। ऐसा तो स्टार्ट हो गया था 1895 में ही, लेकिन तीव्र रूप देखने को लिए मिला था 1899 में, जब कई स्थानों पर अंग्रेजों को हराया गया। 3 फरवरी 1900 को बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया गया और 9 जून 1900 ईस्वी को हैजा के कारण उनकी मृत्यु हो गई। ये भी क्वेश्चन आता है कि बिरसा मुंडा को सोए हुए कब गिरफ्तार किया गया था? तो 3 फरवरी 1900 को। विद्रोह के परिणाम स्वरूप खुटकती व्यवस्था पुनः लागू की गई। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 पारित किया गया। नेक्स्ट 1857 की क्रांति के पूर्व बिहार में हुए विद्रोह और आंदोलन। एक आंदोलन है बहावी आंदोलन। बहावी आंदोलन के प्रवर्तक अब्दुल अल बहाव थे। उन्होंने अरब क्षेत्र में इसको प्रारंभ किया था। भारत में इसको सैयद अहमद बरेलवी ने नेतृत्व प्रदान किया था। प्रारंभ में इस विद्रोह का उद्देश्य धार्मिक सुधार था, परंतु बाद में राजनीतिक सुधार एवं आंदोलन के रूप में बदल गया। भारत में इस विद्रोह के 2 केंद्र थे। ये प्रथम केंद्र सितना था, जो पश्चिमोत्तर सीमा पर स्थित था, और दूसरा केंद्र पटना में था। पटना केंद्र से धन एवं स्वयंसेवकों को सितना भेजा जाता था। सैयद अहमद बरेलवी ने पटना में अपने 4 प्रतिनिधि चुने। किन्हें किन्हें? तो इनायत अली को, विनायत अली को, फरहत अली एवं मोहम्मद हुसैन। नाम याद रखिएगा, इनायत अली, विलायत अली, फरहत अली एवं मोहम्मद हुसैन। बंगाल का फराइजी आंदोलन बहावी आंदोलन से ही प्रेरित था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बंगाल का जो फराइजी आंदोलन था यह बहावी आंदोलन से ही कहीं ना कहीं प्रेरित था। बहावी आंदोलन के दमन के लिए 1863 ईस्वी में अम्बाला, 1865 ईस्वी में पटना अभियान चलाया गया। बहावी आंदोलन के दमन के लिए 1863 में अम्बाला, 1865 ईस्वी में पटना अभियान चलाया गया। बहावी नेताओं को कारावास तथा मृत्युदंड की सजा दी गई। अंततः आंदोलन को दबा दिया गया। नेक्स्ट है नोनिया विद्रोह। नोनिया विद्रोह 1770 से लेकर के 1800 ईस्वी तक चला था और यह खास करके सोरा उत्पादक वर्ग नोनिया द्वारा यह विद्रोह किया गया था। सोरा उत्पादक नोनिया लोग ही करते थे और नोनिया जाति के द्वारा ही इस विद्रोह को नेतृत्व किया गया। सोरा का उपयोग बारूद बनाने में किया जाता था। बिहार में सोरा उत्पादन मुजफ्फरपुर, सारण, हाजीपुर, पूर्णिया आदि क्षेत्रों में होता था और चंपारण वाले क्षेत्र में भी होता था। याद रखिएगा, मुजफ्फरपुर, सारण, हाजीपुर, पूर्णिया आदि क्षेत्रों में सोरा का उत्पादन होता था।
बिचौलिया कच्चा सोरा ब्रिटिश कारखाने को देते थे तथा मुनाफा स्वयं रख लेते थे। परिणाम स्वरूप नोनिया समुदाय ने गुप्त रूप से सोरा बेचना शुरू कर दिया। अंग्रेजों ने इस पर रोक लगाई, जिसके विरोध में नोनिया समुदाय ने विद्रोह कर दिया। अंततः अंग्रेजों द्वारा विद्रोह को दबा दिया गया। नेक्स्ट है लोटा विद्रोह। लोटा विद्रोह कब हुआ था? तो 1856 ईस्वी में मुजफ्फरपुर के जेल के कैदियों द्वारा किया गया था। जेल में कैदियों को पहले पीतल का लोटा दिया जाता था, बाद में सरकार ने मिट्टी का लोटा देने का निर्णय लिया। इस कारण से ही मुजफ्फरपुर के कैदियों ने लोटा विद्रोह किया। कैदियों ने इसका कड़ा विरोध किया। 1856 ईस्वी में विद्रोह कर दिया। परिणाम स्वरूप अंग्रेज सरकार को पुनः कैदियों को पीतल का लोटा देना प्रारंभ कर दिया। नेक्स्ट है 1857 की क्रांति और बिहार। 1857 की क्रांति और बिहार। बिहार में 1857 की क्रांति 12 जून 1857 को देवघर जिले के रोहिणी गांव में 32वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट के सैनिकों के विद्रोह से हुआ था। इस विद्रोह में लेफ्टिनेंट नॉर्मन लेस्ली एवं डॉक्टर ग्रांट मारे गए। एक बार फिर सुनिएगा। बिहार में 1857 की क्रांति कहाँ से प्रारंभ हुई थी? तो देवघर जिले के रोहिणी गांव से 12 जून 1857 को 32वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट के सैनिकों के विद्रोह से हुआ। इस विद्रोह में लेफ्टिनेंट नॉर्मन लेस्ली एवं सर्जन डॉक्टर ग्रांट मारे गए। रोहिणी के विद्रोह को मेजर मैकडोनाल्ड द्वारा दबा दिया गया। विद्रोही सैनिकों को फांसी दे दी गई। पटना में विद्रोह का नेतृत्व 3 जुलाई को पटना सिटी के पुस्तक विक्रेता पीर अली ने किया। विद्रोह में अफीम एजेंट डॉक्टर आर लॉयल मारा गया, परंतु कमिश्नर टेलर ने विद्रोह को दबा दिया। पीर अली सहित 17 व्यक्तियों को फांसी दे दी गई। 25 जुलाई 1857 को मुजफ्फरपुर में असंतुष्ट सैनिकों ने कुछ अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी। उसी दिन दानापुर में 3 रेजिमेंटों के सैनिकों ने भी विद्रोह कर दिया। सैनिकों ने शाहबाद जिले में प्रवेश कर जगदीशपुर के जमींदार बाबू कुंवर सिंह से मिलकर विद्रोह को प्रारंभ किया। 30 जुलाई को सरकार ने तत्कालीन सारण, तिरहुत, चंपारण और पटना जिलों में सैनिक शासन लागू कर दिया। कहाँ कहाँ सैनिक शासन लागू हुआ? तो सारण, तिरहुत, चंपारण और पटना। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए इस सब पे ध्यान रखिएगा। विद्रोही सैनिकों के एक झुंड ने भागलपुर तथा गया पहुंचकर जेल से 400 कैदियों को मुक्त करा दिया। उन्होंने टिकारी राज पर हमला कर 10,000 रुपये लूट लिए। जगदीशपुर के जमींदार बाबू कुंवर सिंह, मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम 1857 की क्रांति, खास करके बिहार से तो बाबू कुंवर सिंह का नाम आता है। बाबू कुंवर सिंह ने बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व प्रदान किया। उन्हें कमिश्नर टेलर ने पटना में भेंट के लिए निमंत्रण दिया, मगर मौलवी अहमदुल्ला के साथ हुए विश्वासघात को समझते हुए उन्होंने 4000 सैनिकों के साथ विद्रोह प्रारंभ कर दिया। उन्होंने जगदीशपुर में बंदूकों एवं गोला बारूद बनाने का कारखाना स्थापित किया तथा 27 जुलाई 1857 को आरा पर अधिकार कर लिया। कब? 27 जुलाई 1857 को। आरा में हुए संघर्ष में कैप्टन डनवर मारा गया। आरा में हुए संघर्ष में कैप्टन डनवर मारा गया, लेकिन कुंवर सिंह को आरा छोड़ना पड़ा। वे रीवा और बांदा के रास्ते लखनऊ पहुंचे। उन्हें अवध के शाह ने आजमगढ़ जिले का फरमान दिया। अवध के शाह ने आजमगढ़ जिले का फरमान दिया। दिसंबर 1857 में कुंवर सिंह ने नाना साहब के साथ मिलकर कानपुर में अंग्रेजों से युद्ध किया। उन्होंने आजमगढ़ में भी अंग्रेजों को पराजित किया। 23 अप्रैल 1858 को कैप्टन ली ग्रांट के नेतृत्व में आई ब्रिटिश सेना को कुंवर सिंह ने बुरी तरह पराजित किया। शिवराजपुर घाट गंगा नदी पार करने के क्रम में, कौन से घाट? तो शिवराजपुर घाट गंगा नदी पार करने के क्रम में सेनापति डगलस की गोली से कुंवर सिंह का बायां हाथ घायल हो गया। सेनापति डगलस की गोली से कुंवर सिंह का बायां हाथ घायल हो गया। उन्हें अपना बायां हाथ काट कर गंगा में प्रवाहित करते हुए कहा, हे गंगा मैया, अपने प्यारे की यह अंकिचन भेंट स्वीकार करो। हे गंगा मैया, अपने प्यारे की यह अंकिचन भेंट स्वीकार करो। 26 अप्रैल 1858 ईस्वी में कुंवर सिंह की मृत्यु हो गई। कब? 26 अप्रैल 1858 ईस्वी में। कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद उसके छोटे भाई अमर सिंह ने आंदोलन का नेतृत्व संभाला, जबकि दूसरे भाई हरिकिशन सिंह ने उनको पूर्ण सहयोग दिया। अमर सिंह और हरिकिशन सिंह किसके भाई थे? तो वीर कुंवर सिंह के। अमर सिंह ने कैमूर की पहाड़ियों में मोर्चाबंदी कर सरकार के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा। नवंबर 1858 ईस्वी तक अंग्रेजी अधिकार पुनः स्थापित हो गया। विद्रोहियों ने हथियार डाल दिए। महारानी विक्टोरिया ने क्षमादान की घोषणा की, परंतु अमर सिंह आदि को दंडित किया गया। कांग्रेस की स्थापना और बिहार। अब हम लोग देखने वाले हैं कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के गोकुलदास संस्कृत विद्यालय में ए होम के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। कई बार हमने बताया है, बोर्ड पे भी बताया है कांग्रेस से संबंधित।
प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता WC बनर्जी ने की। इस अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, लेकिन बिहार से कोई प्रतिनिधि शामिल नहीं हुए थे। कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में बिहार से 31 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। जब कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कब हुआ था तो 1886 ईस्वी में कहाँ हुआ था तो कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था और इसमें बिहार से 31 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। अब चलते हैं कि बिहार में कौन कौन सा कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। तो 27वां हुआ था, 37वां हुआ था, 54वां हुआ था। हालांकि 54वां अधिवेशन 1940 में रामगढ़ में हुआ है। यह जो वर्तमान में कहाँ है तो झारखंड में, पहले तो बिहार में ही शामिल था। तो 27वां अधिवेशन बांकीपुर पटना में R.N. माधोलकर ने इसका नेतृत्व किया था। 37वां अधिवेशन 1922 में गया में हुआ था। CR दास ने, चित्तरंजन दास ने नेतृत्व किया था। 54वां अधिवेशन 1940 में रामगढ़ झारखंड में हुआ था। अबुल कलाम आज़ाद ने नेतृत्व किया था, अध्यक्षता की थी। 1940 से लेकर के 46 तक यह अध्यक्ष पद पर बने हुए रहे थे। अब है बंग भंग आंदोलन या फिर स्वदेशी आंदोलन और बिहार। बंगाल विभाजन की घोषणा 20 जुलाई 1905 को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने की। 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी किया गया। विभाजन के विरोध में संपूर्ण देश में बंग भंग विरोधी आंदोलन शुरू हो गया। बंगाल विभाजन के विरोध में बिहार में प्रधानाध्यापक सतीश चंद्र चक्रवर्ती की प्रेरणा से 16 दिसंबर 1905 ईस्वी को दरभंगा में रक्षाबंधन मनाया गया। किसके नेतृत्व में तो सतीश चंद्र चक्रवर्ती की प्रेरणा से 16 दिसंबर 1905 में दरभंगा में रक्षाबंधन मनाया गया। विरोध को सशक्त बनाने के लिए बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1906 में की गई थी। विरोध को सशक्त बनाने के लिए बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब की गई 1906 ईस्वी में, और बंगाल विभाजन को 1911 ईस्वी में रद्द कर दिया गया। अब है मुजफ्फरपुर बम कांड। मुजफ्फरपुर बम कांड कब हुआ था 1908 ईस्वी में। 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया। उन्होंने गाड़ी पर बम फेंका, लेकिन गाड़ी में प्रिंगले कैनेडी की पत्नी या वकील था, वकील की जो पत्नी थी कैनेडी और उसकी पुत्री, उसकी हत्या हो जाती है। मृत्यु के बाद वे दोनों रेलवे लाइन से समस्तीपुर भाग निकले। प्रफुल्ल चंद्र चाकी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए आत्महत्या कर ली, लेकिन खुदीराम बोस पूसा में पकड़े गए। पूसा से खुदीराम बोस पकड़ा जाते हैं और खुदीराम बोस को 18 वर्ष की आयु में, सबसे कम आयु में 11 अगस्त 1908 को फांसी की सजा दे दी गई। अब है होम रूल आंदोलन और बिहार। 1916 में एनी बेसेंट के नेतृत्व में मद्रास तथा बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में पूना में होम रूल लीग की स्थापना हुई। 1916 में एनी बेसेंट के नेतृत्व में मद्रास में और बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में पूना में होम रूल लीग की स्थापना हुई। बिहार में 16 दिसंबर 1916 को मौलाना मजहरुल हक की अध्यक्षता में होम रूल लीग की शाखा की स्थापना हुई। खां बहादुर, सरफराज हुसैन खां एवं राय बहादुर पूर्णेंदु नारायण सिन्हा उपाध्यक्ष तथा चंद्रवंशी शाह एवं वैद्यनाथ नारायण सिंह सचिव बनाए गए। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, चंद्रवंशी शाह एवं वैद्यनाथ नारायण सिंह सचिव बनाए गए और सरफराज हुसैन खां एवं राय बहादुर पूर्णेंदु नारायण सिन्हा उपाध्यक्ष बनाए गए। श्रीमती एनी बेसेंट पहली बार 18 अप्रैल 1918 को और दूसरी बार 25 जुलाई 1918 को बिहार आई थी। एनी बेसेंट बिहार कब आई तो 18 अप्रैल 1918 को और दूसरी बार 25 जुलाई 1918 को पटना में आई थी। उन्होंने होम रूल के विचारों से सबको अवगत कराया। इस आंदोलन का उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए संवैधानिक तरीकों से स्वशासन प्राप्त करना था। अब है चंपारण सत्याग्रह 1917। चंपारण में किसानों के लिए 3 कट्ठिया प्रणाली प्रचलित थी। इसके तहत किसानों को प्रत्येक 20 कट्ठे में से 3 कट्ठे में नील की खेती करना अनिवार्य था। इस व्यवस्था के प्रति किसानों में काफ़ी आक्रोश था, क्योंकि नील की फसल भूमि को बंजर बना रही थी, वही आर्थिक रूप से शोषक भी थी। 1916 ईस्वी में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में मुरली भरहवा गाँव कौन सा है तो मुरली भरहवा गाँव के राजकुमार शुक्ल ने इस समस्या पर कांग्रेस नेतृत्व का ध्यान आकृष्ट किया। ब्रज किशोर प्रसाद ने एक प्रस्ताव पेश किया। राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी जी को बिहार आकर किसानों की समस्या सुनने के लिए आमंत्रित किया। गांधी जी कलकत्ता में 10 अप्रैल 1917 ईस्वी को पटना पहुँचे। गांधी जी कलकत्ता से 10 अप्रैल 1917 ईस्वी को पटना पहुँचे और 15 अप्रैल 1917 ईस्वी को वे चंपारण पहुँचे। चंपारण मोतिहारी पहुँचे। उन्हें प्लांटर्स एसोसिएशन के सचिव J.M. विल्सन से जांच कार्य में सहयोग करने का अनुरोध किया।
उन्होंने प्लांटर्स एसोसिएशन के सचिव जे.एम. विल्सन से जांच कार्य में सहयोग करने का अनुरोध किया। नेक्स्ट है, चंपारण के जिला मजिस्ट्रेट W.J. हार्डकॉर्क ने 16 अप्रैल 1917 ईस्वी को गांधी जी के चंपारण छोड़ने संबंधी अधिसूचना जारी की। किसने? W.J. हार्डकॉर्क ने 16 अप्रैल 1917 ईस्वी को गांधी जी के चंपारण छोड़ने संबंधी अधिसूचना जारी की। धारा 144 के उल्लंघन के आरोप में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में 21 अप्रैल 1917 ईस्वी को उन्हें रिहा कर दिया गया। गांधी जी ने स्वतंत्र जांच कर 13 मई 1917 ईस्वी को अपनी जांच रिपोर्ट बिहार उड़ीसा के मुख्य सचिव को सौंपी। परिणाम स्वरूप कृषकों की स्थिति की जांच के लिए चंपारण एग्रेरियन समिति का गठन किया गया। इस समिति के अध्यक्ष मध्य प्रदेश का आयुक्त F.G. सलाई थे तथा महात्मा गांधी, L.C. आदामी, राजा हरिहर प्रसाद, नारायण सिंह, D.J. रीड एवं G. रैनी आदि इसके अन्य सदस्य थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसे ध्यान रखिएगा। समिति ने अपनी रिपोर्ट में 3 कठिया प्रणाली समाप्त करने की अनुशंसा की। इस प्रकार गांधी जी का भारत में प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग सफल रहा। चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के प्रमुख सहयोगी राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, धरणीधर, मजहरुल हक, राजकुमार शुक्ल, रामनवमी प्रसाद, शंभू शरण आदि थे। चंपारण सत्याग्रह गांधी जी द्वारा भारत में चलाया गया प्रथम सत्याग्रह था। चंपारण सत्याग्रह से प्रेरित होकर जून 1919 ईस्वी में मधुबनी जिले के किसानों ने स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में दरभंगा राज के विरोध आंदोलन किया। नेक्स्ट है किसान सभा। 1922 1922-23 में मुंगेर में शाह मोहम्मद जुबैर की अध्यक्षता में किसान सभा का गठन हुआ। श्री कृष्ण सिंह इसके उपाध्यक्ष और सिंधेश्वरी चौधरी और नंद किशोर सिंह इसके सचिव थे। नेक्स्ट है 1928 ईस्वी में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहटा में औपचारिक किसान सभा की स्थापना की। नवंबर 1929 में सोनपुर मेले में स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में विधिवत प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की गई। इसके सचिव श्री कृष्ण सिंह थे। बिहार किसान आंदोलन में कार्यानंद शर्मा, राहुल साकेत्यान, पंचानंद शर्मा, यदुनंदन शर्मा आदि नेता शामिल थे। बिहार प्रांतीय किसान सभा का दूसरा अधिवेशन पुरुषोत्तम दास टंडन की अध्यक्षता में 1934 में हुआ और तीसरा अधिवेशन स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में 1935 में हाजीपुर में हुआ। क्लियर। वर्ष 1936 ईस्वी में नवंबर 1936 ईस्वी में कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में मुंगेर के बढ़िया ताल में बिहार प्रांतीय किसान सभा ने जमींदारी उत्पीड़न के विरुद्ध संघर्ष किया। 11 अप्रैल 1936 ईस्वी में लखनऊ में स्वामी सहजानंद की अध्यक्षता में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में, और इसके सचिव कौन थे? तो एन.जी. रंगा थे। किसान सभा का मुख्य उद्देश्य किसानों की समस्या को राष्ट्रीय स्तर पर लाना तथा उसका समाधान करना था। अब यहाँ पे बिहार प्रांतीय किसान सभा सम्मेलन दिया गया, शॉर्टकट में याद कर लीजिएगा। पहला 1929 में सोनपुर में, अध्यक्ष कौन थे? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती। दूसरा गया में 1934 में पुरुषोत्तम दास टंडन, और तीसरा बिहार प्रांतीय किसान सभा हाजीपुर 1935 स्वामी सहजानंद सरस्वती। प्रमुख किसान नेता यदुनंदन शर्मा गया से संबंधित थे, यमुना कारी दरभंगा सारण से, राहुल साकेत्यान अनवारी अंबारी या फिर सिवान, कार्यानंद शर्मा मुंगेर बढ़िया ताल से संबंधित हैं। अब है खिलाफत आंदोलन और बिहार। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात मित्र राष्ट्रों द्वारा तुर्की का खलीफा के साथ अपमानजनक शर्तों के विरोध में खिलाफत आंदोलन 1919-1923 हुआ। नवंबर 1919 में पटना में हसन इमाम की अध्यक्षता में, किसके अध्यक्षता में? तो हसन इमाम की अध्यक्षता में एक सभा आयोजित हुई। इसमें शांति समारोहों के बहिष्कारों का आह्वान किया गया। 19 मार्च 1920 को बिहार के सभी मुसलमानों ने हड़ताल किया। 1920 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन असहयोग आंदोलन के साथ साथ संचालित होता रहा, लेकिन तुर्की में मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने वर्ष 1914 ईस्वी में खलीफा पद को समाप्त कर देने के कारण खिलाफत आंदोलन स्वतः निष्प्रभावी हो गया। नेक्स्ट है असहयोग आंदोलन और बिहार। सितंबर 1920 ईस्वी में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में गांधी जी का सहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन 1920 में इसे पूर्ण स्वीकृति दी गई। बिहार में इससे पूर्व बिहार प्रांतीय सम्मेलन के 12वें अधिवेशन में भागलपुर में जो हुआ था, राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में असहयोग पर बल दिया गया था। नवंबर 1920 में शाहाबाद में नशाबंदी आंदोलन शुरू हुआ। शाहाबाद में नशाबंदी आंदोलन कब? तो नवंबर 1920 ईस्वी में। असहयोग आंदोलन के क्रम में राजेंद्र प्रसाद, मजहरुल हक, ब्रज किशोर प्रसाद, मोहम्मद शफी दाऊदी आदि नेताओं ने विधायिका के चुनाव से नाम वापस ले लिया। विधायिका के चुनाव से नाम वापस किसने लिया? तो राजेंद्र प्रसाद, मजहरुल हक, ब्रज किशोर प्रसाद, मोहम्मद शफी दाऊदी।
राजेंद्र प्रसाद ने वकालत का पेशा छोड़ दिया। उनके भाई राय साहब महेंद्र प्रसाद ने राय साहब की उपाधि लौटा दी। मजिस्ट्रेट पद से इस्तीफा दे दिया। असहयोग आंदोलन के समय शिक्षा के वैकल्पिक साधन उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना की गई और इसके प्रचार किसे बनाया गया? तो राजेंद्र प्रसाद को। राष्ट्रीय महाविद्यालय के प्रांगण में बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन 6 फरवरी 1921 को गांधी जी द्वारा किया गया। मजहरूल हक इसके कुलाधिपति और ब्रजकिशोर प्रसाद को कुलपति बनाया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मजहरूल हक को इसके कुलाधिपति बनाया गया और ब्रजकिशोर प्रसाद को कुलपति बनाया गया। असहयोग आंदोलन के दौरान मजहरूल हक ने दीघा के पास मित्र खैरू मियाँ से दान में प्राप्त भूमि पर सदाकत आश्रम की स्थापना की। सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की? तो खैरू मियाँ से दान प्राप्त भूमि पर मजहरूल हक ने दीघा के पास सदाकत आश्रम की स्थापना की। 30 सितंबर 1921 को मजहरूल हक ने सदाकत आश्रम से दी मदरलैंड नामक एक अखबार निकालना प्रारंभ किया, जिसने राष्ट्रीय भावना का प्रचार प्रसार किया। दी मदरलैंड किसका है? तो मजहरूल हक का। यह क्या है? यह पत्रिका है। 22 दिसंबर 1921 को युवराज प्रिंस ऑफ वेल्स का पटना आगमन हुआ। कब पटना आया था युवराज? तो यह आया था 22 दिसंबर 1921 को प्रिंस ऑफ वेल्स पटना आगमन हुआ। उस दिन पटना शहर में हड़ताल आयोजित की गई। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा की घटना के बाद गांधी जी द्वारा 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया। ब्रिटिश सरकार ने असहयोग के लिए मौलाना सज्जाद द्वारा इमारत ए सरिया संस्था का गठन फुलवारी में किया गया था। ब्रिटिश सरकार से असहयोग के लिए मौलाना सज्जाद तथा इमारत ए सरिया संस्था का गठन फुलवारी में किया गया था। अभी भी इमारत ए सरिया चल रहा है। अब है राष्ट्रीय आंदोलन और बिहार। आज यहीं रहने देते हैं। अगले वीडियो में स्वराज पार्टी और बिहार देखेंगे। बहुत ही लंबा भी मॉडर्न हिस्ट्री चलने वाला है। उसके बाद हम लोग ज्योग्राफी को देखने वाले हैं। आई होप यह वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ये सब अगले वीडियो में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे।